बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। फिल्म, टीवी और स्टेज हमारे मुआशरा की अक्कासी करते हैं। क्या आज का जो फिल्म, टीवी और स्टेज है हमारे मुआशरा की अक्कासी कर रहा है? आज मुआशरा के प्लेटफॉर्म पे हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ बेहतरीन आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने वक्त में अपना नाम कमाया है। आज हमारे साथ मुआशरा के फोरम पर मौजूद हैं जनाब मसूद अख्तर साहब, जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं, और साथ हैं जनाब तशरीफ़ रखते हैं उनके जनाब सलीम ख्वाजा साहब। मैं आप दोनों को वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। आपसे शुरू करते हैं मसूद अख्तर साहब। आपने माशाल्लाह फिल्म, टीवी और स्टेज, रेडियो सब पे काम किया है। जब आपने काम शुरू किया उस वक्त आपने बहुत नाम कमाया और आपने लोगों को मैसेज भी दिया, लोग आपको आइडियल समझते थे। उस वक्त के आर्टिस्ट में और आज के आर्टिस्ट में क्या फ़र्क आ गया है कि पाकिस्तानी हमारे आर्टिस्ट जो हैं उनका जो मैसेज है उसको उस तरीके से नहीं लिया जाता, उस तरह की फिल्में नहीं बन रही, उस तरह का आपको क्राइटेरिया नहीं मिल रहा फिल्म का? क्या वजह हो गई? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुख्तलिफ मौजू हैं जी, इसलिए हर मौजू पे बारी बारी गुफ्तगू करें। सवाल तो आपने एक ही दफ़ा कर दिया चारों वीडियो का। जी। तो मैं पहले थिएटर से शुरू करता हूँ। हमारे पीरियड में जो थिएटर था, एक तो जो हमें समझाने वाले थे, जो हमारे जिनका शुमार हमारे इसातिज़ा में से होता है, इशरत रहमानी साहब थे। वो उस वक्त रीजनल डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर के थे और माशाल्लाह तलफ़्फ़ुज़ उनका बड़ी नस्तालीक उर्दू बोलते थे और हमारी इस्लाह भी करते थे। फिर रेडियो पे अल्ताफ़ हुसैन साहब थे, वो प्रोड्यूसर थे। जब भी कहीं ज़ेर ज़बर का कोई ऐसा झगड़ा पड़ता था तलफ़्फ़ुज़ में, तो वो हम उनके पास चले जाते थे। एक बड़ी मज़े का खेज़ बात है, उस वक्त थिएटर में 2 रुपए की टिकट होती थी और 50 रुपए हमें मिलते थे 20 दिन ड्रामा करने के और 20 दिन रिहर्सल करने के। 40 दिनों में 50 रुपए है और वो ख़त्म भी नहीं होते थे, इतने बाबरकत होते थे वो। अब महंगाई भी बढ़ गई है, तो हम इनसे हम इसलाह लेते थे अपने तलफ़्फ़ुज़ की। एक दफ़ा क्या हुआ कि बारी बारी वो तंग आ गए, हर कोई चला जाता था उनके पास। कहने गया, उल्लू के पट्ठो, एक फ़िरोज़ लुगात ले लो, 15 रुपए की मिलती है फ़िरोज़ सन से, वो ले लो। हमने कहा जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं। जेब में से उन्होंने 5 का नोट निकाला और उन्होंने कहा रुपये पल्ले से डाल लो और रख लो। अब उसमें हमारा झगड़ा होता था। अच्छा। हर कोई एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश में था कि जी पहले मैं ले लूँ, मैं अपना तलफ़्फ़ुज़ से कर लूँ। फिर वो यहाँ सेक्रेटरी से अपना नईम ताहिर साहब, यासीन ताहिर, जो फौजी भाइयों का प्रोग्राम करते थे रेडियो से, उन्होंने कहा नहीं ये ऑफिस में रख लो। चौकीदार को उन्होंने हुक्म दिया है कि जिसने देखनी है वो मेरे दफ्तर में आके वो दरवाज़ा खोलेगा, चौकीदार, वो यहीं बैठ के अपना तलफ़्फ़ुज़ देखेगा और अपनी इस्लाह करेगा एंड इट विल रिमेन ऑन माई टेबल। वो उधर ही पड़ी रहेगी। अब चलते थोड़ा सा रेडियो का तलफ़्फ़ुज़ हमें वो बेस बनी। अल्ताफ़ुर रहमान साहब भी हमारी इस्लाह करते रहे, इशरत रहमानी साहब भी हमारी इस्लाह करते रहे और कुछ हेल्प हमें फ़िरोज़ लुगात ने फिर दी और फिर टेलीविज़न पे चले गए। वहाँ भी बेशतर जो लोग थे, जो पाकिस्तान टेलीविज़न का दफ्तर कैंप ऑफिस बना था, वो अलहमरा आर्ट काउंसिल में बना था। ख्वाजा साहब को याद होगा, एक छोटी सी हट थी, उसमें ये सारे बैठते थे। हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात थे सारे माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड लोग थे, ड्रामे से थे, ताल्लुक़ उनका शौक़ था। तो वो हमारा हर ड्रामा देखते थे और जिसकी एक्टिंग उन्हें पसंद आती थी उसका नाम लिखते थे। टेलीफोन भी इतना आम नहीं था, अब तो मोबाइल भी आ गए। पीटी सेल भी इतना आम नहीं था, वो भी कहीं दूर दराज जाके बहुत कम, फोन होते ही नहीं थे। जैसे मोहल्ले में हमारे घर में होता था तो सबके फोन आते थे, कभी कहीं 6 महीने बाद एक फोन आता था। फिर उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर रखा होता था जो घर घर जाके हमें स्क्रिप्ट पहुंचाता था कि इस दिन आपकी रिहर्सल शुरू है। 7 दिन रिहर्सल होती थी टीवी पे फॉर 7 डेज। उसमें कैमरामैन भी होते थे, उसमें सेट डिज़ाइनर भी होते थे, उसमें मेकअप डायरेक्टर भी होते थे
वो सब एक पूरा क्रू जो था ना वो बैठता था, रिहर्सल देखता था, देन मेकअप वाले मेकअप सेलेक्ट करते थे, जो वार्डरोब वाले हैं वो ड्रेसेस के बारे में डिस्कस करते थे अपने प्रोड्यूसर के साथ, एंड देन फिर सेट डिज़ाइनर्स ये भी बैठते थे किस तरह का करना है, किस तरह का नहीं करना। थिएटर की तो खैर 20 दिन होती थी और 20 दिन ही परफॉर्मेंस करनी होती थी, वो 40 दिन का थिएटर होता था। यानी कोऑर्डिनेशन इतना मजबूत था? इतना मजबूत था। मैंने पहले अर्ज भी किया ना कि सारे डिपार्टमेंट के लोग वहाँ बैठे होते थे, एक टीम वर्क, एक टीम, पूरी टीम, एक टीम। और अगर कभी भूल चूक हो जाती थी लाइव प्रोग्राम में तो हमारे बाकायदा कान पकड़वाए जाते थे, और जैसे स्कूल में बच्चों को मारा जाता है, वी वर फिजिकली बीटन बाय आवर टीचर्स। अच्छा, बिल्कुल 100% ट्रू। और यहाँ ट्रेनिंग का ये आलम था। और यहाँ तक हुआ कि अगर हम रिहर्सल में किसी वक्त स्क्रिप्ट भूल गए हैं या बॉल पॉइंट भूल गए हैं तो वो हमें रिहर्सल रूम से बाहर निकाल देते थे। क्या करने आए हो? सर रिहर्सल करने आया हूँ। वेयर इज योर स्क्रिप्ट? सर मैं भूल आया हूँ। अच्छा। तो वेयर इज योर बॉल पॉइंट? सर वो भी भूल आया हूँ। तभी यहाँ रिहर्सल करने तो नहीं आए तुम तो सैर करने आए हो। गेट अप, कम टुमारो। ऐसे होता था। यानी काम को काम समझा जाता था, शुगर नहीं समझा जाता। नहीं नहीं नहीं, अब खेल तमाशा हो गया। बिल्कुल ऐसे। अब ये है कि जहाँ से आप भूलते हैं, जब से रिकॉर्डिंग सिस्टम आया है, जहाँ से आप भूलते कहते हैं यहीं से फिर शुरू कर लें। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, इनका क्लोज डाल दें, इनकी इंसर्शन डाल दें, वहाँ से आपने दोबारा शुरू कर दिया। अब हर चैनल पे यही हो रहा है ना, पीटीवी पे भी यही हो रहा है। अब उस वक्त जो लाइव, उस वक्त मुझे जो समझ आई है कि मुश्किलात ज्यादा थी और काम मेहनत तलब था, और उसका नतीजा बहुत अच्छा था, रिजल्ट बहुत अच्छा था। इसीलिए रिजल्ट अच्छा था ना, मेहनत की जाती थी। जिस काम में आप मेहनत नहीं करेंगे उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? और आज जितनी आसानियां हैं उतना ही काम खराब है। जितनी फैसिलिटीज हैं वो जनाब उतना ही वो मेहनत नहीं करते लोग। और मैं मजीद ये कहूँगा कि अब का जो आर्टिस्ट है उसमें शौक भी नहीं है। अब मॉडलिंग वाले लोग जो हैं, जो सिर्फ फोटो सेशन करा के चले जाते हैं, उनको डायलॉग डिलीवरी का नहीं पता, बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता, फुटवर्क का नहीं पता। जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपके जिस्म का हर आज़ा जो है वो काम कर रहा होता है। आपके पाँव भी भाई वक्त काम करते हैं, जब आप मूव लेते हैं, हाथ भी आपके काम कर रहे हैं, आपके कान भी काम कर रहे हैं, आपने दूसरे के भी डायलॉग सुनने हैं जिसका जवाब देना है आपने। जी जी। और अपने डायलॉग की बारी का इंतज़ार करना है आपने। और जब वो डायलॉग बोल रहा है तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्शन रिएक्शन की गेम भी होनी है। तो यहाँ अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ रीडिंग है, ना ट्रेनिंग है और ना किसी को शौक है। वरना मैं तो कहता हूँ हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह लबे मंजिल ही नहीं। अच्छा, कोई तो आए जो पूछे। हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात। मुझे मेरी नई नस्ल ने मुझ पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। मैं जब काफ़ी बिजी हो गया, फिल्म में भी, टीवी में भी, थिएटर में भी, रेडियो में भी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, हमारे लिए आपने क्या किया? तो मैंने कहा चलो जो कुछ आता है, जो कुछ मैंने अपने साथ से सीखा है वो मैं इनमें बांट दूँ। दिए से दिया जलता है ना। जी जी। ताकि ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ये चलता रहे, जारी रहे। और उसमें कोई ड्रामा या कोई फिल्म या कोई रेडियो का ड्रामा भी ऐसा नहीं होता था जिसमें हम एंड में कोई ना कोई मैसेज ना छोड़ें। देयर वाज नथिंग। अब नहीं है वो, अब ना किसी को शौक है। फिर मैंने इनके लिए किताब लिखी, एक बुक, एक्टिंग गाइड के नाम से। वो मेरी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, वो पाकिस्तान से ज़्यादा यूके में भी की। अच्छा, यहाँ कदर नहीं है किसी की, मतलब लोगों में करेज नहीं है, लोग सीखना नहीं सीखना चाहते हैं। मैंने इसीलिए तो शेर पढ़ा लाना साहब का, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं। तो फिर मैंने एक एकेडमी भी बनाई। एकेडमी जब बनाई तो मैंने मेरे फर्स्ट सेशन में मेरे पास 70 स्टूडेंट्स थे, एंड दोज ऑल वर ग्रेजुएट। वुड यू बिलीव? फिर मैंने उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। एक स्क्रिप्ट था, उनको बांट दिया मैंने एक मुख्तलिफ टोलियों में, एक एक उनसे परफॉर्मेंस करवाई। मैंने कहा अपने अपने गेस्ट, अपने अपने दोस्त, अपने अपने अजीज़ो कारब जिनको आप अपनी एक्टिंग दिखाना चाहते हैं उनको बुलाओ, फ्री होगा ये, एंड दोज विल बी योर जजेस। वो पास करेंगे। जाहिर है जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपका व्यूअर जो है
वो जज होता है, वो जज है, बिल्कुल ऐसे। वो फैसला करता है कि ये एंकर अच्छा है, ये एक्टर अच्छा है, ये या कुछ नहीं। तो वो जिस बच्चे की तारीफ करते थे उसको मैं सर्टिफिकेट इशू करता था, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। देन प्रॉब्लम केम अगेन, अच्छा, कि जनाब वाला के यहाँ जो है ना आपने सर्टिफिकेट भी दे दिया, हमने पढ़ भी लिया, मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कराया उनको। तो कहते कि अब हमें काम नहीं मिलता आगे। तो अब मेरी ये जिम्मेदारी तो नहीं थी, काम लेके देना। मैंने कहा बेटा एक बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ के आता है, अब उसको जॉब नहीं मिलती तो मेरा तो कोई कसूर नहीं, या उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं। एक डॉक्टर MBBS करके आता है, उसे जॉब नहीं मिलती, तो वो हमारा तो कोई कसूर नहीं ना। मसूद अख्तर साहब ने बुनियाद फराहम कर दी एकेडमी जी, आपने सारी बात सुन ली, बिल्कुल। बच्चों को काम नहीं मिल रहा, बच्चों को काम मिलने की जिम्मेदारी किसकी थी? नहीं, ये जिम्मेदारी तो किसी की भी नहीं है। अगर आप एज स्टूडेंट देखें किसी बच्चे को, तो मेरा ख्याल है कि एक जो घर में एक बाप होता है वो अपने सारे बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, जवान करता है, उनको खुराक देता है, उनको वो को नौकरी तो नहीं लगवा सकता। नहीं खाई साहब देखें, ये जिम्मेदारी जो तो है ना अल्टीमेटली। मैं बात ये कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने का अंदिया दे दिया कि मैंने इस तरह से एकेडमी तक आया, सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए। क्या ये जो इंडस्ट्री जिसको तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, मैं उन्हीं को जिम्मेदार समझता हूँ? नहीं, मैं आपको सबसे पहले शमसी साहब एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं। जो लोग डायरेक्टर थे ना, उन्होंने नई इंडस्ट्री तबाह की, उन्होंने तो बहुत आला काम किया। मैं आई एम कमिंग टू द पॉइंट एंड आई लेट यू नो कि ये क्या असल बात क्या है। मसूद साहब जैसे फरमा रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे, और ये जो कहते हैं ये शायद तस्लीम भी करेंगे कि मैं एज़ ख्वाजा सलीम एज एन एक्टर मैं इनकी हर बात मानता भी हूँ। यहाँ पे बैठे हुए या सेट पे या जब कभी काम इकट्ठे कर रहे हो तो मानता भी हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बुनियादी बात जो है कि तबाह किन लोगों ने की। देखिए, जब लोग थे, हसन तारिक थे, नजरुल इस्लाम थे, परवेज़ मलिक थे, खलील कैसर थे, रियाज शाहिद थे, तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ऐसे पीक पे थी। और दुनिया की जो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में थी उनको हम कम्पीट करते थे और हम जीतते थे, ये कंफर्म बात है। मसूद साहब की फिल्म थी आंसू या क्या, वो जो और बड़ी फिल्में थी, लेकिन जो पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट, आज तक वो लोगों के सहन से नहीं उतरी। मेरी एज के लोग या जो वो लोग हैं जो यानी समझ लें कि नई नस्ल में जिन्होंने वो फिल्म देखी है, वो कहते हैं यार ये क्या काम किया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टर, अब डायरेक्टर बेचारा वो क्या करे? एक ग्रेजुएट लड़के को सर प्राइमरी पास बच्चा नहीं पढ़ा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्टर जो है उसकी एजुकेशन नहीं है, डायरेक्टर की ना अपनी लैंग्वेज है, ना उसको पता है कि फिल्म होती क्या है। नहीं, ये तो इसका तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए था ना। ठीक है ना, वो तो जो पहले से मौजूद लोग थे, उन्होंने एक इसका क्राइटेरिया तो बनाया होगा ना कि कौन ये काम कर सकता है, कौन ये नहीं कर सकता। मैं उसी तरफ आ रहा हूं सर, उन लोगों को काम करने नहीं दिया गया ना। कुछ लोग, आई डोंट से कि कौन लोग थे वो अच्छे थे बुरे थे, वो जो भी थे, अल्लाह मियाँ उनको और ज़्यादा रिस्क दे। जैसे अभी मसूद साहब थिएटर की बात कर रहे थे, तो थिएटर जो है वो सर बर्बाद, मैं नहीं कहता, मैं उनको कहता हूँ यार जो काम आप कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर सकता। वो किसी क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा यार इसलिए कि मैं आर्टिस्ट हूँ, ये जो काम आप कर रहे हैं ना ये एक्टरों वाला नहीं है, ये काम आर्टिस्टों वाला नहीं है, ये किसी का काम है जो आप एवं कह रहे हैं कि जी मैं आर्टिस्ट है, ये तो कोई बात नहीं है। इन सब में जितने माशाल्लाह अल्लाह मियाँ इनको और ज़्यादा रिस्क दे, ये सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। पैसा कैसे कमा रहे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मसूद साहब भी जानते हैं और सारी ऑडियंस भी जानती है कि कौन कैसे पैसे कमा रहा है। अच्छा, पैसे की बात करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।